हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज हम UPPCL TG2 के 28 मार्च 2021 में सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चंस बता चुका हूँ। आज मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ड्राइव नहीं है? DC ड्राइव नहीं है, AC ड्राइव नहीं है, फील्ड ड्राइव नहीं है, एडी करंट ड्राइव नहीं है। तो देखिए, DC ड्राइव भी होता है, ठीक है, AC ड्राइव भी होता है और एडी करंट ड्राइव भी होता है। फील्ड ड्राइव नहीं है आपका, फील्ड ड्राइव आपका नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा? फील्ड ड्राइव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त ताम प्लेट की मोटाई होती है 3.75 mm, 3 mm, 3.15 mm और 3.5 mm। 3.75 नहीं होती है, 3 mm भी नहीं होती है, 3.5 भी mm नहीं होती। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दो इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है? हैलोजन लैंप कहा जाता है, वैक्यूम लैंप कहा जाता है, ठीक है, आर्क लैंप कहा जाता है, डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। ठीक है, तो हैलोजन लैंप नहीं कहेंगे, वैक्यूम लैंप भी नहीं कहेंगे, आर्क लैंप भी नहीं कहेंगे, डिस्चार्ज लैंप कहेंगे। क्या कहेंगे आप? डिस्चार्ज लैंप कहेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहा जाता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति, स्टेटर की गति, रोटर में निर्मित अभिवाह की गति, रोटर की गति। तो जो आपकी वास्तविक गति होती है वो क्या कहलाती है? रोटर की गति कहलाती है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे पूछेगा स्लिप की वैल्यू क्या होती है? तो स्लिप की वैल्यू होती है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 परसेंट में। ठीक है, अगर परसेंट में करेंगे तो 100 कर देंगे और वैसे पूछेंगे तो NS माइनस NR अपॉन NS होता है। ठीक, और जो आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? NS इक्वल टू 120 F/P। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र DC मोटर में अधिकतम दक्षता पर सही रूप में धारा को व्यक्त करता है? कांस्टेंट लॉसेज इनटू रूट फुल लोड करंट अपॉन फुल लोड कॉपर लॉसेज, फुल लोड करंट इनटू फुल लोड कॉपर लॉसेज अपॉन कांस्टेंट लॉसेज, फुल लोड करंट इनटू कांस्टेंट लॉसेज अपॉन फुल लोड। तो यही आपका आंसर है। और देखिए इफिशिएंसी कब होगी हाई? जब कांस्टेंट लॉसेस जब वेरिएबल लॉसेस के बराबर होंगे। ठीक है, तो आपकी जो मोटर की दक्षता होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से पावर फैक्टर शोधन उपकरण के रूप में नियोजित करने पर उन्हें कहा जाता है? सिंक्रोनस अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस ट्रांसफार्मर।
तो देखिए सिंक्रोनस अल्टरनेटर तो कहेंगे नहीं, सिंक्रोनस मोटर भी नहीं कहेंगे, सिंक्रोनस ट्रांसफार्मर कुछ होता नहीं है, तो उसमें आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है। अब देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, कुछ उसके पॉइंट भी जान लीजिए आप। जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्यों? क्यों? इनेशिया के कारण, जड़त्व के कारण। किसके? जड़त्व के कारण। और सेल्फ स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं? दो चीज करते हैं, एक डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा सप्लाई देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। ठीक है। और क्या होता है? इसमें हंटिंग का गुण पाया जाता है। ठीक है। ठीक। और सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। अगर आप सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड मैंने लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिजाइन की गई है? ठीक है। लेड एसिड, ली आयन बहुलक, लिथियम आयन नन। तो बच्चों इसमें आंसर ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ये आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 ओम के चाप प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब ठीक है, जब प्रतिरोध सारे जो हों सेम हैं, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, एक पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दो रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका चौथा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक। तो अगर ये सबकी वैल्यू क्या है? सेम है, सबकी वैल्यू क्या है? आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है और जितनी बार जुड़ा है, 4 बार जुड़ा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई भी हो। तो आर की वैल्यू कितनी दी? 10 ओम, और कितनी बार जुड़े? 4 बार, तो कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 2.5 ओम। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, आपको फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेथिल पास BH में B क्या दर्शाता है? चुंबकीय अभिवाह घनत्व, रिलेक्टेंस, चुंबकीय बल, अधिकतम अभिवाह। बच्चों कुछ लोग अभिवाह समझ नहीं पा रहे हैं क्या होता है। अभिवाह को बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। जो B होता है ये फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपका H होता है ये चुंबकन बल होता है। ये क्या होता है? चुंबकन बल। ठीक। कह रहा है त्रिकला शक्ति और प्रकाशन भार के लिए केबल का प्रकार होना चाहिए 3 और आधा कोर, 3 कोर, 4 कोर और 2 या आधा कोर। तो 3 और आधा कोर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपका? 4 कोर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरिंग एसेसरीज के विनिर्देशों को डैश डैश होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, ISI मानक नहीं होना चाहिए, विदेशी मानक, ISI मानक। तो देखिए लोकल नहीं होना चाहिए, लोकल गलत है। अगर लोकल होगा तो क्या होगा? उसमें टिकाऊपन नहीं होगा। ISI मानक नहीं, ISI मानक नहीं है तो क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। विदेशी मानक भी नहीं चलेगा, आपका ISI मानक होना चाहिए, मतलब वो ISI मार्क होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मृदा के उपचार द्वारा भू संपर्कन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया कॉपर सल्फेट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों कॉपर सल्फेट गलत है, मैग्नीशियम सल्फेट गलत है, पोटेशियम नाइट्रेट गलत है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? ग्रेफाइट के, निकल के, कागज के। ठीक है, तो इसमें निकल तो सही है लेकिन ये दोनों सही नहीं है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा तो इसमें सही है लेकिन ये दोनों सही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा। ठीक, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये क्या आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रेरण मोटर के ध्रुवों को 2 गुना करने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। देखिए एन स्पीड क्या होता है? एन एस इक्वल टू 120F/P। ठीक, इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब कह रहा है दुगना करने पर। ठीक, तो हम लोग चलिए इसको मान लेते हैं, S1। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। इसको P1 मान लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। और दूसरी स्पीड मान लेते हैं NS2। अब ये क्या करें, 120F दुगना हो जाए तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये दुगना P1 हो जाएगा, मतलब इसका दुगना हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, NS1 माइनस NS1 120F/P1, ये उलट जाएगा 2P1/120F। तो NS1/NS2 इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक, तो NS2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए NS1/NS2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो NS1 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी NS2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, NS1/2, मतलब क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, गति आपकी आधी हो जाएगी, गति आपकी आधी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टा वर्गीकरण के अनुसार 650 से 33,000 तक के बीच के वोल्टा परास को डैश डैश कहते हैं। उच्च वोल्टा, निम्न वोल्टा, अतिरिक्त उच्च वोल्टा, नन। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, उच्च वोल्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले। मध्यम वोल्टा मैं बता दूं कौन क्या होती है आपकी। ठीक है, देखिए जो आपकी निम्न वोल्टा होती है, निम्न वोल्टा, ठीक है, वो क्या होती है, 250 वोल्ट से नीचे। मध्यम क्या होती है, 250 वोल्ट टू 650 वोल्ट तक। और जो उच्च वोल्टा होती है, उच्च वोल्टेज वो क्या होता है, ये होता है आपका 650 वोल्ट से 33 kV तक। कितना, 33 kV। और 33 kV के ऊपर जो होती है वो अतिरिक्त उच्च वोल्टा होती है। वो क्या होती है, अतिरिक्त उच्च वोल्टा, 33 kV टू अपर। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, उच्च वोल्टा होती है। ठीक, अति उच्च वोल्टा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, उच्च वोल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है। ठीक है, देखिए
हम लोग क्या जानते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है 120F/P ये होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो 120F इक्वल टू PN हो जाएगा। तो अगर हम F की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा PN/120। तो बच्चों F इक्वल टू PN/120। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और बाकी ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KW में, KWH में, KVA में, एम्पियर आवर में। देखिए ये तो आपकी मोटर हो गई, मोटर की रेटिंग क्या होगी KW में होगी। KVA में आपकी क्या होगी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी और अल्टरनेटर की रेटिंग आपकी क्या होगी, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग जो होती है आपकी किस में होती है, KVA में होती है। और एम्पियर आवर किसकी होती है, ये बैटरी की रेटिंग होती है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा KVA। ठीक है, मैंने कई रेटिंग आपको बता दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिणाम मित्र के द्वितीयक में प्रेरित EMF किस राशि के सीधे समानुपाती होता है। सेकेंडरी लोड, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर एरिया, नन। तो देखिए EMF इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसफार्मर की बात करें 4.44 FN∅। और फाई क्या होता है, यहाँ पे फाई की बात तो कर नहीं रहा है, तो ये क्या होता है फाई इक्वल टू क्या होता है B/A होता है। ठीक है, B/A होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 4.44 FN B/A हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे अब देखिए यहाँ फ्लक्स डेंसिटी दिया है तो इरेटिक किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी के। तो बच्चों इसमें आंसर यही हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी के। ठीक है, सॉरी फाई इक्वल टू BA होता है, सॉरी फाई इक्वल टू BA होता है, ये आपका क्या हो जाएगा BA हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एरिया के भी होगा और B के भी होगा। ठीक है, अब देखिए एक फिगर आपको दे दिया गया है, ये आपको फिगर है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है। अब पूछ रहा है परिपथ में दिए गए फिल्टर नाम की पहचान करें, हाई पास, बैंड पास, लो पास, बैंड स्टॉप। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका तो इसमें आंसर होगा आपका हाई पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन 2 वाट मीटर विधि से नहीं किया जा सकता। 3 कला 4 तार संतुलित भार नहीं हो सकता ये। 3 कला डेल्टा तार संतुलित भार ये भी नहीं हो सकता। 3 कला 3 तार असंतुलित भार ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल को सामूहिकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। समांतर के 6 सेल, श्रेणी में 6 सेल, समांतर में 12 सेल, श्रेणी में। देखिए आप कितनी 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब पूछा कितने सेल को जोड़ेंगे, तो क्या होगा 6 दूनी 12, मतलब 6 2 वोल्ट की जो बैटरियां हैं, ठीक है, ठीक, उनको जोड़ दिया गया। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, श्रेणी में 6 सेल। ठीक, जो सेल आपका कितना है, एक सेल की वैल्यू कितनी होगी 2 वोल्ट। ठीक, अब इनको सीरीज में जोड़ दो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें आ क्या होगा श्रेणी में 6 सेल। दिए गए विकल्पों में से कौन सी मोटर उच्च प्रारंभ आघूर्ण विकसित करने में सक्षम है। सिंगल फेस मोटर, सैडेड पोल, परमानेंट डीसी मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा रिपल्सन मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें, कंसर्न को बोलते हैं ट्रैक्शन,
के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त है? कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, शंट मोटर। देखिए शंट मोटर कहाँ यूज होगी आपकी? शंट मोटर आपकी होगी लेथ मशीन में। लेथ मशीन में यूज होगी, ठीक है। सीरीज मोटर आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। दाएं हाथ कॉकशू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है? जैसे जैसे पेज की गतिविधि होती है उसके अनुरूप दिशा में, गलत है ये। पेज घूर्णन की लंबवत दिशा में, गलत है। पेज के अंदर डालने की दिशा, गलत है। पेज के घूर्णन की दिशा, ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सिरोपणी संचरण लाइन की लंबाई 50 से 150 किलोमीटर है, लाइन वोल्टा समानता उच्च अर्थात 20 kV से 100 kV है, तो इसे कहा जाएगा। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कौन आपकी मीडियम है, कौन आपकी लघु है, कौन, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो लघु ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ठीक। और उसकी रेंज क्या होती है? 1 kV से 20 kV। और जो आपकी मध्यम संचरण लाइन होती है ये 80 किलोमीटर से 160 होती है, और उसकी रेटिंग क्या होती है? 20 kV टू 100 kV, ठीक। अब आता हाई में आते हैं तो 160 किलोमीटर टू अबव, टू अपर, ऊपर कितना आ जाएगा? 100 kV के ऊपर। तो देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? 50 से 150, तो ठीक, तो 50 से 150 किसकी रेंज में आएगा? इसकी रेंज में आएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में जुड़े 50, 100 और 150 ओम के कुल, देखिए ये आपका 50 हो गया, ठीक है, ये आपका 100 हो गया, ये आपका, ठीक, ये 50, ये 100, ये आपका 150। अब आपसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल। टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/R इज इक्वल टू 1/50, 1/100, 1/150, ठीक। तो इनको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक, तो इनका एलसीएम अगर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? 600, ये आपका 3 और ये आपका 2। तो 1/R इज इक्वल टू 11/300, ठीक। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300/11, ठीक। 11 दूनी 22, ठीक। यहाँ से 7 70 हुआ, ठीक। 11 सही किया, ठीक। जा तो यहाँ क्या हो गया? 80 हो जाएगा, 80 क्या है 77, तो 27 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कौन सा कथन शुष्क प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए सत्य है? सुटेबल फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन, बेटर ओवरलोड कैपेसिटी, नॉन हाइड्रोस्कोपिक
लो पार्शियल डिस्चार्ज। तो बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय परिपथ के विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? चुंबकीय शक्ति द्वारा परिभाषित, चुंबक की पारगम्यता, चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय पारगम्यता का, चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात को। ठीक है, तो आपसे किससे पूछ रहा है? ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय वाहक बल और अभिवाह के अनुपात। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी की तुलना में डीसी के लाभ क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक, और डीसी में फ्रिक्वेंसी तो होती नहीं है। लो पावर फैक्टर, ये भी गलत है। हाई उत्पादन वोल्टेज, ये भी नहीं। कोई कोरोना निकटता और स्किन इफेक्ट नहीं। तो क्या होता है इसमें? कोरोना लॉसेस भी नहीं होते हैं, स्किन इफेक्ट भी नहीं होता। ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय BIS नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच के बोर्ड को जमीन की सतह से तक की ऊंचाई पर फिट किया जाता है। 2.75 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1.5 मीटर। और 2 मीटर पे क्या होता है? पंखा होता है। पंखे को जो हम लोग 2.2 मीटर पे करते हैं। 3 कलम मोटर प्रवर्तक की नियंत्रण तार स्थापन, ऑफ पुश बटन और अतिभार रिले और एनवीसी डैश डैश में जुड़े होते हैं। सभी श्रेणी में, मुख्य लाइन के समांतर, सभी समांतर, ऑन पुश के समांतर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी श्रेणी में। ठीक है, देखिए कुल मिला के आपको क्या करना है? करंट को कंट्रोल करना है। ठीक, तो रिले किस में हो? करंट सेंसिंग, फॉल्ट को सेंस करती है। तो इसमें आंसर के सब सीरीज में जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का EMF समीकरण है 4.445 FT, 2.225 FT, 2.445 FT। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये। ठीक, और कभी कभी इस फॉर्म में भी होता है 4.44 FT KP KD। ये भी आपका EMF का इक्वेशन है अल्टरनेटर का, ये भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्राइम मूवर अल्टरनेटर के लिए उच्च गति प्राइम मूवर में लिया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गैस टरबाइन। परिणाम मित्र कुंडलन के अंत पटलन का उद्देश्य क्या है? क्षरण प्रतिघात को कम करना, वोल्टा प्रवणता में वृद्धि करना, धारा प्रवणता को कम करना, क्षण प्रतिघात में वृद्धि। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? क्षण प्रतिघात को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 वोल्ट के फेज वोल्टेज को 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड, ठीक, सिस्टम में लाइन वोल्टेज क्या होगी? देखिए स्टार की बात कर रहा है। ठीक, लाइन वोल्टेज क्या होगा? VL इक्वल टू √3 टाइम ऑफ VP होता है। तो √3 टाइम, तो इसको करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? तो हो जाएगा 1.732 और 240। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके आ जाएगी 415.7 वोल्ट। ठीक है, तो आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्टरनेटर में आर्मेचर क्रोड को डैश डैश कम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है। देखिए लैमिनेशन की बात आ रहेगी तो हमेशा याद रखिएगा एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस।
और अगर सैथिल हानि को कम करने की बात आएगी तो सिलिकॉन स्टील, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, ये एडीकरण लॉस, लैमिनेशन, लैमिनेट, कोर और सिलिकॉन स्टील कोर, किसके लिए? एस्टोलिसिस लॉस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे, फोटोवोल्टिक सेल में किस तरह के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लेड और टीन चालक, अर्धचालक, चांदी चालक, कार्बन चालक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अर्धचालक। कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष, अर्ध प्रत्यक्ष। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अर्ध प्रत्यक्ष। तो बच्चों आज मैंने आपको UPPCL 2021 TG2 28 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 का पार्ट 2 बताया है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग सिलेक्शन पा लें।